प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से तीसरा पाठ बस की यात्रा, जो एक व्यंग है, इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। व्यंग एक लेखन की विधा है जिसमें लेखक किसी बात को सीधा साधा न कह कर के उल्हाने के तौर पर, हंसी मजाक के तौर पर अपनी जो बात है उसको रखता है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। बस की यात्रा अर्थात बस से की गई यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बस से यात्रा की थी। जिस तरह से कोई रेल से यात्रा करता है, कोई कार से यात्रा करता है, इसी प्रकार से हरिशंकर जी परसाई द्वारा की गई एक यात्रा का वर्णन यहाँ है। व्यंग रूप से उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। यहाँ एक प्राइवेट बस कंपनी के मालिक की व्यवस्था, उसकी स्वार्थपरता को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह वह बस में किसी भी तरह की मरम्मत नहीं कराता है। टूटी फूटी बस है, उसी से काम चला रहा है। सवारियों की भी उसे चिंता नहीं है, किसी को भी चोट लग सकती है, शीशे टूटे फूटे हैं, सीटें फटी हुई हैं। सवारियों की जो सुविधा है उसका भी उसने ध्यान नहीं रखा है। केवल पैसे के पीछे वो भाग रहा है। पैसा आना चाहिए, कमाई होनी चाहिए। बस में पैसा खर्च वो करना नहीं चाहता है। तो पैसे के पीछे किस तरह से प्राइवेट कंपनियों के जो मालिक हैं वो भगते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ उन्होंने व्यंग कसा है। उनकी इस प्रकार की जो कार्यशैली है, इसको दर्शाना चाहा है। ऐसा वो ना करें, ऐसा वो प्रेरित करना चाहते हैं कवि। तो आइए इस व्यंग लेख को हम पढ़ते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना जगह है, पन्ना से सतना उनको जाना है, तो घंटे भर बाद हर घंटे में एक बस वहाँ से निकलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? भाई, समझदार आदमी शाम वाली बस से यात्रा क्यों नहीं करते? जिसके पीछे कारण दर्शाया है क्या क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बस जो है डाकिन है। देख सकते हैं आप बस क्या किस अवस्था में है। जर्जर अवस्था में है, टूटी फूटी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा, प्रेम उमड़ पड़ा उसके प्रति। श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी, खूब वृद्ध थी वो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। कई सौ सालों के अनुभव के निशान उस पर थे। क्यों? क्योंकि वो इसी भी समय मौजूद है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक ने यहाँ बस को पूजा योग्य बताया है, अर्थात उसकी सेवा करने की अवस्था है। उस पर सवार होकर के उसको कष्ट पहुँचाने की उसकी अब अवस्था नहीं रही है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी बस कंपनी के हिस्सेदार जो बस में हिस्सा रखते हैं, उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह है? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगे पीछा करना, उसको देखने लगे, उसका मौका मुआयना करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बस के पास बहुत सारे सदियों के अनुभव हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी।
हमें जिस तरह से माँ बेटे को प्यार से गोद में लेकर यात्रा करती है, उसी तरह से हमें प्यार से गोद में लेकर के ये बस चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, जो हमें बस तक छोड़ने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। अंतिम विदा देना, अंतिम विदाई मृत्यु के उपरांत दी जाती है, मृत्यु के समय दी जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं और हमें अंतिम विदा मिल रही है। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फ़कीर। अर्थात जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, रंक होता है भिखारी, और चाहे वो फ़कीर हो, साधु संत हो। तो जो भी इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आया है उसको जाना है, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को कूच होता है प्रस्थान करना, गमन करना। तो प्रस्थान करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त एक कारण चाहिए, साधन चाहिए। कोई भी कारण होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। इसी तरह से मृत्यु जब होती है तो कोई ना कोई कारण होता है। किसी के साथ दुर्घटना होती है, तो किसी के साथ बीमारी होती है, तो किसी के साथ आयु का पूर्ण हो जाना। बहुत सारे कारण होते हैं, तो कारण को निमित्त बोलते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, बस का इंजन चालू हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, इंजन स्टार्ट हुआ, तो ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है, खड़खड़ करने लग गई। और ऐसा लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे अब उनसे हमें बचना था, क्योंकि कांच बस में बहुत कम थे और जो थे वो टूटे फूटे थे, कभी भी हमको चोटिल कर सकते थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, फ़ौरन तुरंत ही खिड़की से दूर हट के बैठे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि पूरी बस डगमगा रही थी, खड़खड़ाहट कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि हमारी ही सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है। मित्रों के साथ लेखक बैठे हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे 1920 में। तो 1920 और 1930 में, तो ऐसा लग रहा था कि ये उस समय अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, तालमेल नहीं बैठ रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरी ही बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है, आपस में उसका कोई तालमेल नहीं है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो है वो उसकी बॉडी से सहयोग नहीं कर रही थी, असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील की जब दूरी तय की बस ने, तो सारे भेदभाव मिट गए, और यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पर हैं या सीट हम पर है। एकाएक बस रुक गई, और अचानक से क्या हुआ, बस रुक गई। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसा जान पड़ा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर ने अब जुगाड़ बिठाया, बाल्टी से नली डाल करके इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। कितना बड़ा व्यंग यहाँ पर कसा है लेखक ने। उन्होंने कहा है कि हिस्सेदार जो हैं, बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, वो इंजन को निकाल लेंगे और गोद में रख करके छोटे दूध मुँहे बच्चे की तरह उसको
दूध पिलाएंगे, पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील की हो गई थी। 1 मील में 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है। तो बस की जो रफ्तार है अब 15-20 मील की हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जो प्राकृतिक दृश्य हैं, हरियाली है, खेत खलियान है, पेड़ पौधे हैं, अच्छे लुभावने थे, मन को भाने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं हर पेड़ को, आने वाले हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन समझने का कारण है कि किसी भी समय यदि बस पेड़ से टकरा जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, हमारी जान जा सकती है। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। पानी की झील दिखती तो ऐसा लगता कि इसमें बस गोता लगाएगी, डूबेगी। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक से फिर दूसरी बार बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, कई उपाय किए, पर वह चली नहीं। सैवी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और सैवी ने अवज्ञा आंदोलन, पूरी तरह से बस का तालमेल जो है, आपसी जो पुर्जे हैं वो तालमेल खो बैठे थे। कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, सुपर है, एक नंबर बस है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक होता है संयोग, संयोग की बात है। ये तो इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है। समय सही नहीं है। क्षीण चांदनी में, हल्की चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, दया करने योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ी औरत थक हार करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, और हमें ग्लानि हो रही थी, अपने ऊपर लाज आ रही थी कि हम बेचारी पर लद कर के आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर ये मर गई, इसके प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में, बियाबान होता है सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, इसका अंतिम संस्कार हमें करना पड़ेगा। व्यंग कस रहे हैं क्योंकि हरिशंकर परसाई जी अपने व्यंग के लिए ही प्रसिद्ध हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, उसमें कुछ सुधार किया। बस अब आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, रफ्तार और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। उसकी जो रोशनी है, लाइट है, वो भी मंद पड़ने लगी धीरे धीरे। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, धीरे धीरे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। कि बेटी निकल जाओ, अब अपनी उम्र तो रेस लगाने की, प्रतिस्पर्धा करने की नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, उसकी हवा निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, और एक पहिए की हवा निकल जाने से बस का संतुलन बिगड़ गया और ज़ोर से हिल करके वो रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कहते हैं कि मैंने उस कंपनी के उस हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा के भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेना, मौत को गले लगा करके चलना, इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग, त्याग की जो ऐसी भावना है, वो आसानी से देखने को नहीं मिलती। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
ये जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, इसकी जो सोच है, इसका साहस और बलिदान की जो भावना है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। इतना मूंजी है, पैसे को गांठ बांध करके रखने वाला है कि एक टायर उसने नहीं बदला, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हम समय पर पन्ना कभी नहीं पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, उस लोक को अर्थात परलोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पर, भूलोक पर, जिस लोक की कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, हमारा इंतज़ार, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान सावधानी से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो अब सारी जो परेशानी है वो छोड़ करके, चिंता को छोड़ करके लेखक आसानी से बैठ गए, चिंता मुक्त हो गए। ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग लेख था, हमने पढ़ा। प्रश्न अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास हम लिखित में करेंगे। हाँ, आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। यहाँ क्या है, कथन दिए गए हैं और कारण हमें बताना है। कथन के बाद प्रश्न दिया गया है, कारण हम बताएंगे। तो कथन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक का ये कथन है। प्रश्न पूछा गया है हमसे कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति जो श्रद्धा है वो क्यों जग गई। उत्तर है, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। एक कारण हो गया। दूसरा कारण था वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। तीसरा कारण था, अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले दे रहा था। अगला कारण है, उसके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो ये सभी कारण थे। आगे दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी? उत्तर देखते हैं। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि ये बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जीर्ण शीर्ण है, इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच में कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़ जाए हमें, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बस की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी और कभी भी वो धोखा दे सकती थी। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है? लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था,
पर यहाँ तो सारी बस ही बुरी तरह खड़-खड़ करती हुई हिलने लगी। पूरी बस में तेज़ कंपन होने लगा। खिड़कियों के काँच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से काँप रही थी। इससे लेखक तथा उसके साथी भी हिलने लग गए थे। पूरी बस खड़खड़ाहट करने लगी थी। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? भाई, ऐसी बस अपने आप चलती है, यह बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। उसकी जर्जर अवस्था, टूटी फूटी अवस्था देखकर वह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी। पर कंपनी का जो भागीदार था, हिस्सेदार था, इसे अपने आप चलने की बात कह रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे के पेड़ों से टकरा सकती है। तो इसलिए लेखक को जो पेड़ हैं वो अपने दुश्मन लग रहे थे। पाठ से आगे के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो आइए जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया। उस समय भारतीय समाज गरीबी में दिन बिता रहा था। लोगों को मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब हो रही थी। 2 जून, 2 समय की रोटी नसीब हो रही थी। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया और इससे नाराज गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य, भारतीय किसान व्यावसायिक खेती करने पर विवश थे। व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे बहुत परेशान थे। दूसरा कारण था, उनको आय कम होती जा रही थी। उनकी जो आमद थी, इनकम थी, वो कम होती जा रही थी और वे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। लगान टैक्स होता था। ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध इसे हथियार बनाया गया। तो असहयोग आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हथियार बनाया गया। आगे दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। हाँ, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण तथा खटारा दशा होने के बावजूद उसके चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। यह आंदोलन 1930 में अंग्रेजी सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा गया। अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही। ये खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। इसीलिए लेखक ने इस संदर्भ में असहयोग सविनय अवज्ञा का जो उपयोग है, शब्द का उपयोग है, लेखक ने बस के संदर्भ में किया है। बाकी प्रश्न हम पाठ्य पुस्तक से ही करते हैं। पाठ से आगे तीसरा प्रश्न है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। आप लिख सकते हैं अपनी किसी भी यात्रा का जो अनुभव है, जैसे आपने यात्रा की है। मन बहलाना, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए।
यदि बस भी जीवित प्राणी होती तो वो अपनी पीड़ा को, कष्ट को किस तरह से व्यक्त करती, आप लिख सकते हैं। भाषा की बात है, भाषा की बात देखते हैं। बस, वस, बस तीन शब्द हैं। बस, वस, बस तीन शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस जो है अधीनता के अर्थ में, और बस जो है पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि बस बस कीजिए, अब मुझे कुछ नहीं खाना। तो पर्याप्तता के लिए हम करते हैं एक बस, मुझे बस से अलवर जाना है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, कि मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द के से दो दो वाक्य बनाइए। तो हम भी इस तरह से दो दो वाक्य बना सकते हैं। आप स्वयं वाक्य निर्माण करें शब्दों का प्रयोग करके। दूसरा प्रश्न है, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो इस तरह से जो कारक चिन्हों से जो वाक्य बने हुए हैं, उसने कहा कि मुझे घर जाना है, तो कारक 8 होते हैं। तो कारक शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, इनसे आपको वाक्य छांट करके लिखने हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस तरह से तीसरा जो प्रश्न है देखते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सरकना, रेंगना, सांप रेंगता है, घूमना, चलना, इस तरह की क्रियाओं का हमें प्रयोग करना है। भाषा की बात जो है कार्यशैली पर आधारित है, हमें स्वयं करना है, करके सीखना है। चौथा जो प्रश्न है, काच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक तो शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल, जैसे जल पानी के अर्थ में भी आता है, जल जलने के अर्थ में भी आता है। हार, हारने के अर्थ में भी आता है, हार जीत के अर्थ में, हार के अर्थ में हार जीत के साथ जो होता है। एक हार गले का हार भी होता है। तो इस तरह से हमें जानना है। पांचवा प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, विशेषता बता रहा है क्लास की कि फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। क्योंकि फर्स्ट एक संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। विशेषण 4 होते हैं, पिछले पाठ में हमने देख चुके हैं विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो ये आपको करना है, दो दो उदाहरण खोज करके लिखने हैं। शब्द संपदा है, शब्दार्थ हैं, ये देख लेते हैं। निमित्त होता है कारण या साधन, गोता लगाना, डुबकी लगाना। इत्फाक होता है संयोग की बात। बियाबान जंगल जो उजाड़ होता है। अंत्येष्टि मृतक कर्म, दाह संस्कार, अंतिम जो संस्कार करते हैं। प्रयाण प्रस्थान या मरना, और बेताबी बेचैनी। तो यहाँ जो अपना ये पाठ है पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।